तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। और दोस्तों मैं हूं राहुल सर। तो दोस्तों आज की वीडियो है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत कुछ खास पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यार डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित हर टाइप के क्वेश्चन जो आपको दिक्कत करते हैं, जो आपको परेशानी करते हैं, वो हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। तो आइए मेरे डियर साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीटली इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो भाई द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? ये भाई फिजिक्स का नहीं है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसमें सर कैसे होता है, क्या होता है, वो तो यार बहुत अच्छे से समझा दो। तो मेरे डियर साथियों सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है मेरे डियर साथियों, इस द्विध्रुव आघूर्ण की खोज डी वाय नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपको दिख रहा है ना, ये डी वाय नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज की थी और इंग्लिश में डी वाय ऐसे लिखाता है। इसीलिए मेरे डियर साथियों इसका जो यूनिट है, इसका जो क्या है भाई, यूनिट है। क्या है बेटा? यूनिट है, मतलब ये मात्रक जो है वो आपका कैपिटल डी है ना। तो ध्यान रखना, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इस द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक मेरे भाई क्या है? डी वाय है, क्योंकि डी वाय ने इसकी खोज की थी ना, इसके लिए मात्रक भी इसका क्या बन गया भाई? डी वाय बन गया। सर ये द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है ये और बता दीजिए। बिल्कुल यार, आवेश और बंध लंबाई का जो गुणनफल है मेरे डियर साथियों, उसको ना हम द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। किसे किसे बोलते हैं? आवेश और बंध लंबाई के गुणनफल को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। आवेश और बंध लंबाई का गुणनफल मेरे डियर साथियों क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। और मेरे भाई जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसको ना हम म्यू से व्यक्त करते हैं। ये आपको दिख रहा है ना भाई, म्यू, ये पूंछ वाला जो यू दिख रहा है, पूंछ वाला यू है ना, डबल पूंछ वाला। देखो यू जो है वो ऐसे बनता है, एक पूंछ होती है, लेकिन एक पूंछ और बना दी जाए तो क्या बन जाता है मेरे डियर साथियों? म्यू बन जाता है। तो भाई इसको म्यू से व्यक्त करते हैं। किससे? म्यू से, है ना। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आवेश और बंध लंबाई का गुणनफल ना, गुणनफल ही ना। तो आवेश और ये बंध लंबाई का हमने गुणनफल कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? बंध लंबाई का गुणनफल कर दिया और आवेश का गुणनफल कर दिया। ये क्या बन गया? द्विध्रुव आघूर्ण। अब मेरे डियर साथियों द्विध्रुव आघूर्ण से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं और कुछ बातें हमें याद भी रखनी चाहिए, जरूरी भी है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे डियर साथियों, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना मेरे डियर साथियों, कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब भाई सदिश राशि तो वो होती है जिसमें हमें दिशा बतानी पड़े, जिसमें दिशा की आवश्यकता हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं ना डियर साथियों, कहते हैं ना? बिल्कुल सर, हाँ कहते हैं। तो भाई अब दिशा बताना पड़ता है तो इसकी दिशा कहां से कहां की ओर होगी? सर ये और बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, हम आपको पूरा बता के रखेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं इससे संबंधित। तो देखो इसकी दिशा बेटा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ये बात हमेशा याद रखना, है ना। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बेटा कहां से होती है? धनावेश से कहां की ओर होती है डियर साथियों? ऋणावेश की होती है ना। कहां की ओर? धनावेश से कहां की ओर होती है? ऋणावेश की ओर होती है। क्लियर हुआ? अब आपको एक पॉइंट पता है क्या? धनावेश से ऋणावेश कहां की ओर बढ़ता है, कहां की ओर घटता है? तो आपने विद्युत ऋणात्मकता पढ़ी है क्या? विद्युत ऋणात्मकता, कान खोलो, विद्युत ऋणात्मकता, हाँ सर पढ़ी है। क्या होती है? कहां से कहां की ओर बढ़ती है? तो मेरे डियर साथियों आपने पढ़ के रखा होगा कि जब आवेश में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। जब आप आवर्त सारणी, आपको देखो उठा के, आवर्त सारणी में जब यहां से यहां की ओर जाओगे ना तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, मतलब ऋणात्मक गुण बढ़ेगा और धनात्मक गुण घटेगा। धनात्मक गुण क्या होगा? घटेगा। तो यहां से यहां की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और जब यहां से यहां की ओर जाते हैं तो धनात्मक गुण बढ़ता है। ये बात को याद रखना, कान खोल के सुन लो, अपनी पीरियोडिक टेबल रखो सामने और देखो, नहीं दिक्कत जाएगी बेटा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट आपका कवर हो गया बहुत अच्छे से, बिल्कुल। अब अगला पॉइंट है बेटा, इसकी जो दिशा है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर होती है। दूसरा पॉइंट, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इंग्लिश में हम बोलते हैं बेटा लॉन पेयर। क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर होती है इसकी दिशा, है ना। देखो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। दूसरा याद रखना है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर होती है। दो बातें याद रखना, अभी सबका यूज होगा, आपको
सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इससे हमें पता चलता है कि अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है ना। द्विध्रुव आघूर्ण की हेल्प से हम बता सकते हैं कि अणु ध्रुवीय है और अणु अध्रुवीय है। तो सर ध्रुवीय कब होता है, अध्रुवीय कब होता है? तो सुन लो मेरे डियर साथियों, ध्रुवीय कब होगा, अध्रुवीय कब होगा। अब सुन लो, यहाँ देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से देखो बेटा। अगर अणु आपका ध्रुवीय है, अगर अणु आपका क्या है, ध्रुवीय है, ठीक है, अणु कैसा है बेटा, ध्रुवीय है, तो उसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की हेल्प से हम बता सकते हैं कि अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा वो क्या होगा, ध्रुवीय होगा। और जिसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण मतलब म्यू बराबर 0 होगा वो क्या होगा, अध्रुवीय होगा। क्या होगा डियर साथियों, अध्रुवीय होगा। कैसा होगा, अध्रुवीय। ये बातें क्लियर है? अब बहुत अच्छे से सबको सीखोगे, टेंशन मत लो। सर कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, आप तो बस देखो और समझो। ठीक है, चलो तो मेरे डियर साथियों अब हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम आपको द्विपरमाणविक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण बता रहे हैं। ठीक है, द्विपरमाणविक अणु, ठीक है, द्विपरमाणविक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। ओके, अब यहां देखो हम द्विपरमाणविक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण बता रहा है। अब देखो द्विपरमाणविक अणु में कौन आता है सर, H2 आता है सर, N2 आता है, O2 आता है, Br2 आता है, I2 आता है ना, Cl2 आता है, बिल्कुल सर आता है। तो द्विध्रुव अणु में ये लोग आते हैं, द्विध्रुव अणु में बेटा ये लोग आते हैं, है ना। जो समान प्रकार के जो परमाणु से मिलकर अगर कोई बनेगा, ठीक है, तो उसमें काय की दिशा, भाई काय की दिशा। अब ये जो H है और ये H, जैसे H2 है, H और H से मिलकर बना, इसमें काय की दिशा H और H पर आवेश तो बराबर होगा। जो जितना आवेश इस H पर होगा उतना ही आवेश इस H पर होगा। क्या आवेश में कोई अंतर है, बोलो, आवेश में कोई अंतर है ना सर, कोई अंतर नहीं। तो जब आवेश में अंतर नहीं होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। तो कहने का मतलब है द्विपरमाणविक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो जितने भी द्विपरमाणविक अणु हैं उनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। मतलब यहाँ जो द्विपरमाणविक अणु दिख रहे हैं इन सब का द्विध्रुव आघूर्ण मतलब म्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा। म्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा। और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है वो अध्रुवीय है। मतलब जितने भी आपको यहाँ परमाणु दिख रहे हैं वो अध्रुवीय हैं। कैसे हैं बेटा, अध्रुवीय हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो ये सभी परमाणु क्या हैं डियर साथियों, आ चुके हैं, अध्रुवीय हैं, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण इनका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। चलो अब और किसका 0 होता है सर, ये कैसे निकालते हैं अब जरा बताएंगे। तो देखो मेरे डियर साथियों, अब द्विपरमाणविक अणु का मैंने बता दिया इनका, अब मैं किसी भी अणु का बता रहा हूं। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से सुनेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट करते जाएं, क्योंकि हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, आज ही की वीडियो से सीखना है और कंप्लीट सीखना है मेरे डियर साथियों। ठीक है, चलो इधर सुनो बेटा। सबसे पहले मुझसे बोला गया है कि सर CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। किसका बोला बेटा, CO2 का बोला हुआ है ना। CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण सर कितना होगा। तो टेंशन काहे ले रहे हो, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। अब पहले अगर हमें द्विध्रुव आघूर्ण डियर साथियों निकालना है ना, तो पहले जो अणु है इसको तोड़ना पड़ेगा। इस अणु को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और तोड़कर आपको इसके संकरण से संबंधित थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर संकरण का नॉलेज होगा तो इसकी आप संरचना बना पाओगे अच्छे से, है ना। संकरण का अगर नॉलेज होगा तो आप क्या बना पाओगे डियर साथियों, संरचना बना पाओगे। ठीक है, तो अगर डियर साथियों मैं देखूं तो इसकी जो संकरण है CO2 में संकरण कौन सा है, sp है। कौन सा है, sp संकरण है, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक से भी आता है मेरे कान में, 6 दूनी 12 और 4 16 8 दूनी 16, मतलब sp संकरण है इसमें, है ना। तो इसकी जो संरचना है बेटा वो रेखीय होगी, मतलब C इधर होगा, डबल बॉन्ड O, रेखीय संरचना में तो सीधा ही बनता है ना, रेखीय संरचना सीधी बनती है। ठीक है, चलो सर ये बना लिया हमने। अब और क्या करें, अब कैसे निकालें सर द्विध्रुव आघूर्ण इसका। तो बेटा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से कहां की ओर होती है, ऋणावेश की ओर। धनावेश से कहां की ओर होती है बेटा, ऋणावेश की ओर। तो आप हमें इनमें बताइए, इस C और O में बताइए,
सी और ओ में जो बता है, इस सी और ओ में हमें ये बताइए कि द्विध्रुव सी और ओ में हमें बेटा ये बताइए कि धनावेश कौन है और ऋणावेश कौन है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम पेरियोडिक टेबल में जब चलते हैं तो पहले हमें कौन मिलता है, इधर सी मिलता है, ठीक है, फिर हमें एन मिलता है, फिर हमें ओ मिलता है, फिर इधर एम मिलता है। तो सबसे पहले कौन मिलता है, सी मिलता है। तो सी और ओ में, तो सी ओ सर इस तरफ है, तो इस तरफ जाने पर ऋणात्मक गुण बढ़ता है, मतलब ये ऋणी है और ये धनी है सर, बिल्कुल है। तो ये ऋणी है और ये कौन है, धनी है ना। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से होगी बेटा, सी से ओ की ओर होगी ना, बिल्कुल। तो हमने सी से ओ की ओर तीर लगा दिया और इस तीर को यहां से काट देना, ठीक है, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसको ये कटे हुए तीर द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहले तीर लगा देना और इसको पीछे से थोड़ा सा काट जगह छोड़ के काट देना, ये द्विध्रुव आघूर्ण। तो बताओ इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से, यहां से यहां की ओर है, ठीक है। अब बताओ इस और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होगी, तो बस सर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो प्लस से माइनस की ओर होती है, तो इन दोनों में प्लस कौन है, ये, माइनस कौन है, ये, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बताइए, मुझे थोड़ा ध्यान से समझाइए बेटा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ की ओर है, बोलो, इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ की ओर है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ की ओर है। क्या एक दूसरे को ये काट नहीं रहे, एक दूसरे के विपरीत नहीं चल रहे, बोलो चल नहीं रहे कि नहीं, ठीक है। अगर मान के चलो मेरा एक हाथ ये कोई इधर एक व्यक्ति पकड़ ले और एक हाथ मेरा इस तरफ एक व्यक्ति पकड़ ले, है ना, ये इधर को खींचेगा, ये वाला व्यक्ति इधर को खींचेगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा ना, बताओ। मेरे ऊपर जो टोटल बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ जितना लग रहा है उतना ही इतना इस तरफ लग रहा है, टोटल आवेश क्या हो, सॉरी टोटल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो है ना, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। तो मतलब टोटल द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा इधर हमें शून्य मिल जाएगा, क्योंकि इससे ये कट गया, ठीक है। ध्यान रखना, अभी और भी बता रहा हूं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण बेटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब ये जो अणु है वो कैसा होगा, अध्रुवीय होगा, कैसा होगा, अध्रुवीय होगा, टेंशन नहीं लेना अभी आपको, ठीक है। चलो दूसरा अणु देखो बेटा, अब दूसरा अणु बेटा मेरे पास है CH4, क्या है बेटा, CH4 है, दूसरा अणु हमारे पास क्या है, CH4। अब CH4 में देखा जाए तो CH4 में बेटा sp3 संकरण होता है, कौन सा संकरण, sp3। अब sp3 संकरण है तो इसकी संरचना कैसी होगी, चतुष्फल की है ना। अब चतुष्फल की है तो 4 फल के होंगे, तो आप चारों जगह H को आप इस टाइप से जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से आप जोड़ सकते हो, है ना। हमें तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण बताओ C और H में धनावेश कौन है, तो भाई H तो हमें सबसे पहले मिलता है ना, बाद में मिलता है C, तो आपका ये धनावेश होगा और ये ऋणावेश होगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहां से यहां की ओर होगा कि नहीं। अच्छा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण बेटा यहां से यहां की ओर होगा, बात समझ में आ रही, प्लस से माइनस की ओर होता है ना, तो ये प्लस ये माइनस होगा, ठीक है। चलो इन दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण तो यहां से यहां की ओर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है। तो देखो इन दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण यहां से यहां की ओर होगा कि नहीं, बिल्कुल सर ये सही कह रहे हैं आप, होगा, है ना। तो आप हमें बताइए ये दोनों विपरीत हैं कि नहीं, ये दोनों देखो, इन दोनों को देखो, ये दोनों विपरीत दिख रहे हैं, हाँ सर विपरीत दिख रहे हैं, तो विपरीत दिख रहे हैं तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब बताओ ये दोनों विपरीत दिख रहे हैं, ये वाले ऊपर नीचे वाले, हाँ सर दिख रहे हैं, तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो इससे ये वाला कट गया, इससे ये वाला कट गया, है ना। तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण है, मतलब कुल द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। और अगर शून्य है द्विध्रुव आघूर्ण तो आपका ये अणु कैसा होगा, तो मेरे डियर साथियों अणु कैसा होगा, आपका ध्रुवीय होगा, कैसा होगा, सॉरी अध्रुवीय होगा, कैसा होगा, अध्रुवीय हो गया। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं बेटा, बिल्कुल सर समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो अब तीसरा मेरे डियर साथियों है CCl4, हमारे पास डियर साथियों तीसरा क्या है, CCl4 है। अब आपसे पूछा है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण बताइए, बिल्कुल आप क्या करो, सबसे पहले इसको तोड़ो, 4 है ना, तो आप एक मिनट, है ना, 4 है ना, तो एक को इधर लगाओ, एक को इधर लगाओ, चारों को अलग अलग लगा लो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी कौन सा संकरण है मेरे डियर साथियों, sp3 है ना, तो लगभग ऐसे ही निकलेगा, ठीक है ना। चलो अब आगे अगर डियर साथियों बने तो इसमें प्लस से माइनस की ओर होता है, कहां से कहां की ओर होता है, प्लस से माइनस, तो बताओ इसमें प्लस कौन है, माइनस कौन है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहां से यहां की ओर, इसका यहां से यहां की ओर, इसका यहां से यहां की ओर और इसका यहां से यहां की ओर। अब देखो विपरीत दिशा है, ये वाला इधर को, ये वाला इधर को, तो यहां द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिल जाएगा, शून्य। अब ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिल जाएगा, शून्य, मतलब नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिलेगा, शून्य, मतलब अणु क्या होगा, अध्रुवीय,
अणु क्या होगा, अध्रुवीय। ठीक है डियर साथियों, अब मैं अगला बता रहा हूं मेरे डियर साथियों, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है ना, ये फोर्थ है, ये हमारे पास बेटा है CCl2, CCl2, और ये रहा हमारे पास H, नो नो नो, CCl2, या फिर ऐसा लिख दो CH2Cl2। ठीक है ना बेटा, है ना। तो मेरा डियर साथियों, आपको अणु जो है ना इस टाइप से जोड़ना है, अणु को आपको इस टाइप से उसकी संरचना बनानी है कि आपको द्विध्रुव आघूर्ण मिलना चाहिए, है ना। आपको अणु की संरचना कैसे बनानी है डियर साथियों, ऐसे बनानी है कि द्विध्रुव आघूर्ण मिलना चाहिए, है ना कि ऐसे बनाना है कि द्विध्रुव आघूर्ण ना मिले। ठीक है ना, आपको ऐसे बनाना। ठीक है, अगर मेरे डियर साथियों इसको मैं देखो इस टाइप से जोड़ दूं, कैसे जोड़ दूं, यहाँ, है ना। अब यहां मैंने जोड़ दिया H, यहां मैंने जोड़ दिया H, यहां जोड़ दिया मैंने Cl, यहां जोड़ दिया मैंने Cl, है ना। देखो 2 H है तो ऊपर नीचे 2 Cl है, ऐसे जोड़ दिया। अगर मेरे डियर साथियों मैंने इसको ऐसे जोड़ा, अगर मैंने इसको ऐसे जोड़ा, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण यहां से यहां की ओर होगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहां से यहां की ओर, तो ये वाला इस वाले से कट जाएगा, मतलब शून्य मिल जाएगा, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण ये वाला इधर से इधर की ओर और ये वाला इधर से इधर की ओर, तो देखो ये भी बीच में काट देंगे क्योंकि इनकी दिशा भी क्या है, विपरीत। जब विपरीत दिशा होती है तो कट जाते हैं, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण हमें शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्य। क्या इसको जोड़ने का कोई और तरीका है? हमने क्या बोला, अणु को ऐसे जोड़ना है कि हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिले, जबकि ऐसे नहीं जोड़ना कि द्विध्रुव आघूर्ण ना मिले, है ना। तो आप इसको जोड़ने का तरीका कोई और भी हो सकता है। देखो इनको जोड़ने का तरीका कोई और नहीं हो सकता, है ना। इनमें किसी प्रकार से अपन और दूसरे तरीके से नहीं जोड़ सकते, एक ही तरीका है जोड़ने का, लेकिन इसमें तो हमारे पास दूसरा भी तरीका है। H के विपरीत H जोड़ा हमने, मत जोड़ो, H के विपरीत कौन जोड़ दो, Cl जोड़ दो, है ना। Cl के विपरीत कौन जोड़ दो, H जोड़ दो, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना। इसमें हमारे पास तरीका है, इनमें हमारे पास तरीका नहीं था, तो हमने क्या किया मेरे डियर साथियों, जो C था इसको बीच में रखा, अब यहां मैंने H जोड़ दिया और इसके विपरीत मैंने क्या जोड़ दिया, Cl, क्योंकि हमें ऐसे जोड़ना है कि हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिले, ना ऐसे नहीं कि ना मिले। ठीक है, और यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, और यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, Cl। अब हमने अपोजिट दूसरे तरीके से जोड़ा, अब दूसरे तरीके से जोड़ा तो भी शून्य है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी जोड़ दो। और अगर हमें कुछ मिल रहा है दूसरे इस तरीके में, पहले तो हमें शून्य मिल गया था, और इस तरीके में अगर हमें कुछ मिल रहा है तो पहले वाला तरीका गलत। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण बेटा कहां से कहां की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर, मतलब ये होगा, और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्लस से माइनस, तो ये प्लस से माइनस मतलब ये होगा। तो देखो इनकी दिशाएं क्या विपरीत है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो इनकी दिशाएं बेटा विपरीत नहीं है, मतलब हमें यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो भाई प्लस से माइनस की ओर यहां मतलब द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, और इसमें प्लस से माइनस की ओर मतलब यहां भी द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, मतलब देखो हमें दो जगह द्विध्रुव आघूर्ण मिल रहा है, मतलब यहां पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिला। तो मतलब हमने पहले अगर जोड़ा था तो हमने वो सही तरीके से नहीं जोड़ा था, इसलिए वहां पर हमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिला, मतलब ये हमारा जो तरीका है वो बेस्ट है। तो बेटा हमें ऐसे ही जोड़ना है कि द्विध्रुव आघूर्ण मिले, ऐसे नहीं कि द्विध्रुव आघूर्ण ना मिले। तो सर इनको, तो भाई इनमें तो कोई तरीका ही नहीं था जोड़ने का, एक ही तरीका था, है ना। ठीक है, तो ये आपका जो अणु है बेटा वो बताओ ध्रुवीय है कि अध्रुवीय। तो भाई जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है तो अणु कैसा होता है, ध्रुवीय, मतलब ये अणु आपका है डियर साथियों ध्रुवीय। आई बात समझ में, आपको क्लियर हो गया मेरे डियर साथियों, बिल्कुल मेरे डियर साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और वीडियो में तो मेरे डियर साथियों आगे हमारे पास कुछ अणु हैं, इनका हमें द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। ठीक है ना मेरे डियर साथियों, तो मेरे डियर साथियों जो हमारे पास H2O है इसमें sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3। इसमें भी मेरे डियर साथियों sp3 संकरण होता है। कौन संकरण होता है, sp3 संकरण होता है डियर साथियों। ठीक है ना, चलो अब इसमें भी मेरे डियर साथियों sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3, है ना। संकरण से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, संकरण से हमें थोड़ा आकृति का आइडिया मिल जाता है कि आकृति इसकी कैसी है ना। तो भाई जब संकरण क्या होता है बेटा, sp3 संकरण होता है ना। इसमें शायद sp3 नहीं होगा, आप देख लेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 5 कितने हो जाएंगे, 21 और 5 हो जाएंगे 26, है ना, 8 तिया 24, हाँ sp3 आएगा।
है ना, sp3 आएगा, 8 3 24, 2 बचेंगे, 2 एकम 2, sp3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, sp3 आएगा, है ना। तो बेटा लेकिन संकरण sp3 है, अब संकरण sp3 होता है तो इसकी संरचना तो चतुष्फल की होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए ना। लेकिन मेरे डियर साथियों, है ना, जो O है उसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, N है इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसलिए इनकी जो संरचना है वो चतुष्फल की नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है। तो जो H2O है, H2 है, NH3 है, इन तीनों की संरचना मेरे डियर साथियों कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, त्रिकोणीय, सॉरी कोणीय भी अपन बोल सकते हैं ना, त्रिकोणीय होती है या कोणीय होती है। तो हमें जो है इसको जोड़ना कैसे है, त्रिकोणीय रूप में जोड़ना है। मतलब ये आपका O है, ये आपका क्या है, O, है ना। अब इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये तो रेखीय संरचना बन जाएगी sp संकरण की, बट इसमें थोड़ी ना sp संकरण है, इसमें तो sp3 है ना, मतलब त्रिकोणीय संरचना का रूप लेगा। जब त्रिकोणीय संरचना का रूप लेगा तो H इधर जुड़ेगा और H इधर जुड़ेगा, तब तो एक त्रिकोण टाइप का बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस O के पास संयोजकता कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो बॉन्ड में चले जाएंगे, है ना, 2 तो किस में चले जाएंगे बेटा, बॉन्ड में चले जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो अब बेटा बचेंगे इलेक्ट्रॉन, कितने बचेंगे, 2, है ना। मतलब इसके पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब लॉन पेयर कितने हैं बेटा, इसके पास 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने 2 बातें लिखी हैं, इसकी दिशा धनावेश से कहां की ओर होता है, ऋणावेश की ओर होती है। तो बताओ इन O और H में धनावेश कौन है, तो आप बोलोगे सर H ही है। तो देखो इसकी दिशा कहां से यहां की ओर होगी, है ना, और इसकी दिशा यहां से यहां की ओर होगी, है, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, है ना, ठीक है। अब यहां पर लिखा है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर भी होती है दिशा, तो इसकी जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये वाला, इसकी दिशा कहां से कहां की ओर होगी, है ना, तो मतलब यहां से ऊपर की ओर होगी, है ना, यहां से ऊपर की ओर होगी। तो इन दोनों का परिणाम ही निकालेंगे तो टोटल ऊपर जाएगा, और ये दोनों का परिणाम ही निकालेंगे तो ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब कोई कट नहीं रहा, कोई कट नहीं रहा, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, कोई भी नहीं कट रहा। अब जब कोई भी नहीं कट रहा तो मतलब यहाँ पर म्यू 0 नहीं होगा, मतलब म्यू 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब म्यू कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर मिलेगा। और वो कैसे पता कर सकते हैं, तो वो आवेश और दूरी का आपको एग्जैक्ट पता हो तब निकाल सकते हैं। तो आपको ये नहीं आता कि कितना है, आपसे ये पूछता है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है या नहीं है, किसका ज्यादा है या किसका कम है, बस इतना आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण मिल रहा है, देखो ये भी ऊपर जा रहा है, इन दोनों का भी ऊपर जा रहा है ना, दिशा नहीं हुई ना, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। और यहाँ जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, ध्रुवीय होगा, है ना, क्योंकि जब म्यू नॉट इक्वल 0 होता है तो ये क्या होता है, ध्रुवीय होता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है मेरे डियर साथियों, बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर NH3 की भी संरचना बेटा त्रिकोणीय होगी, है ना, तो ये N है, ये H है, ये H है, और ये क्या है, H। अब N के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, तो 3 तो बॉन्ड में चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे, है ना, 2 बचे ना। तो अब 2 बचे तो इसकी दिशा तो ऊपर से नीचे से इधर की ओर होगी, ऊपर की ओर, क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर होती है ना, तो ये ऊपर है तो ऊपर की ओर। अब इन दोनों में कहां की ओर होगी, तो इन दोनों में यहां से यहां की ओर, इन दोनों में यहां से यहां की ओर, इन दोनों में यहां से यहां की ओर होगी ना। तो देखो ये भी ऊपर है, ये वाला भी ऊपर है, और ये भी ऊपर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये भी अणु आपका क्या होगा, ध्रुवीय होगा। क्या होगा बेटा, ध्रुवीय होगा। बट आप यहाँ समझो, बट यहाँ आप ये समझना जरूरी है कि देखो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है, देखो यहाँ 2 ऊपर जा रहे थे और 2 यहाँ से जुड़ रहे थे, है ना। तो आप देखो यहाँ 3 इधर जुड़ रहे हैं और 1 ऊपर जा रहा है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में द्विध्रुव आघूर्ण जो है किसका ज्यादा है, इन दोनों में द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसका ज्यादा है, तो आप यही कहोगे सर H2O का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ज्यादा है। किसका है, H2O का, है ना। अब नेक्स्ट है
NH3 का। किसका बेटा? NH3 का। बात आपको समझ में आई कि द्विध्रुव आघूर्ण H2O का क्या है? सबसे ज्यादा, और उससे कम किसका है? NH3 का। ध्यान रखोगे। अब हमारे पास तीसरा अणु है बेटा NH3। ठीक है, इसको हमने अगर तोड़ के लिखा तो ये N है और F है 3 इधर, तो एक F इधर, एक F इधर, और जो है ना एक F आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास भी एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा क्योंकि संयोजकता कोष में 5 3 जुड़ गए। ठीक है, अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर की ओर होगा क्योंकि एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर होता है। अब इन दोनों में कहां से कहां की ओर होगा? तो भाई N और F जो है, N और F में जो F है वो ज्यादा ऋण विद्युत F क्या है? ज्यादा ऋण विद्युती। अब जब F ज्यादा ऋण विद्युती है तो प्लस से माइनस की ओर होगा, तो यहाँ का यहाँ की ओर होगा, यहाँ से यहाँ की ओर होगा, और यहाँ से यहाँ की ओर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो देखो आप ध्यान रखना, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, एक ऊपर वाला एक नीचे से तो कट गया। ठीक है, जैसे मान के चलो ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, ये दोनों तो कट गए, बट ये तो दोनों नीचे की ओर हैं, ये तो दोनों नीचे की ओर हैं। इनसे तो हमें कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो इनसे हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, इनसे हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, बट एक ऊपर वाला एक नीचे वाले से कट जाएगा, फिर भी हमारे पास दो हैं, उनसे हमें द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा, बट इससे कम मिलेगा, इससे कम मिलेगा। तो अगर H2O, NH3 और NF3 की बात करें तो सबसे ज्यादा जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो H2O का है, उससे कम किसका है? NH3 का। मेरे डियर साथियों, अगर इनके द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो सबसे ज्यादा H2O का है, उससे कम है NF3 का, और NH3 का, और उससे कम क्या है? NF3 का। ठीक है मेरे डियर साथियों, तो आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, कोई दिक्कत नाम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर मेरे डियर साथियों कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और डाउट हमें बताइए, और अगली वीडियो में फिर से हम आपको मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।